अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर आप किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए तो जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं, चाहे हम बात कर लें धर्म की, चाहे हम बात कर लें मूल वंश की, चाहे हम बात कर लें जाति की, चाहे हम बात कर लें लिंग की, चाहे हम बात कर लें जन्मस्थान की, ये सभी जितने भी ये 5 आधार आपको दिए गए हैं, जरा आप हमको बताइए कि क्या यह प्राकृतिक आधार नहीं हो सकता है? ये कैसा होता है? ये सभी के सभी प्राकृतिक आधार हैं और इसमें आपका कोई भी बस नहीं है। आप पैदा होने से पहले ये नहीं सोच सकते हैं कि हमको हिंदू नहीं मुस्लिम बनना है या हमको ईसाई बनना है, जैन बनना है। आपका वंश क्या होगा आप इसको भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपकी जाति क्या होगी, आपका सेक्स क्या होगा, आप लड़का बनेंगे कि लड़की बनेंगे, या फिर जन्म स्थान आप कहां पर जन्म लेंगे, भारत में जन्म लेंगे या फिर अमेरिका में जन्म लेंगे। मैं देखिए बार बार जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि इंडिया शब्द को हटाना है, तो मैंने भी सुधार कर दिया है, मैं भारत शब्द का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। तो कहीं पर आप जन्म ले रहे हों ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये नेचर के ऊपर है। तो इन सभी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अब यहां पर देखिए इस अनुच्छेद में सामाजिक समानता का विस्तार से प्रावधान किया गया है। कई इसमें क्लॉज हैं, हर एक क्लॉज में अगर देखेंगे तो मूल आपको यही मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ बातें हर एक क्लॉज में अलग कर दी गई हैं। जैसे अनुच्छेद 15 का जो पहला क्लॉज कहता है, यहां पर दिया गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये तो आपने देख ही लिया था। अब जो दूसरा क्लॉज कहता है, दूसरा क्लॉज क्या कहता है, यहां पर पॉइंट आपको क्या दिया गया है कि कोई भी नागरिक इन्हीं आधारों पर, इन्हीं आधारों का मतलब है कि जैसे आपने देखा था कि ये धर्म है, मूल वंश है, बात समझ गए होंगे, धर्म है, मूल वंश है, तो इन्हीं आधारों पर किसी नागरिक के साथ दुकानों, यहां पर एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, कोई नागरिक इन्हीं आधारों पर किसी नागरिक के साथ दुकानों, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो सार्वजनिक भोजनालय हों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, राज्य निधि द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित कुएं हों, तालाब हों या फिर स्नानाघर हों, इन सभी पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये कहता है आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 2। फिर यहां पर देखिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था होती है और यह अस्थायी व्यवस्था होने का मतलब है कि ये परमानेंट नहीं है, बल्कि कैसी होती है, यह टेम्परेरी होती है। और अगर इस तरीके का कहीं पर भी भेदभाव अभी तक हो रहा था, लेकिन समाज में धीरे धीरे करके इसमें सुधार हो गया, लोग पढ़े लिखे होने लगे, सबके साथ बैठ करके खाने लगे, सबके साथ नहाने लगे, सबके साथ खाने लगे, जो भी काम आपको करना है वो सारा अगर आप समाज में इतनी ज्यादा अच्छाइयां आ जाएं कि किसी भी तरीके से असमानता न हो जाए, यानी कि समानता आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, इसको हटाया जा सकता है, मतलब अर्थात परिस्थितियां अनुकूल होने पर इसे समाप्त किया जा सकता है। ये कहता है आपका आर्टिकल 15 का 2 क्लॉज। 3rd क्लॉज की बात अगर करें तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, अनुच्छेद 15 का 3रा क्लॉज क्या है कि राज्य द्वारा स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जा सकता है और यह प्रावधान इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब देखिए हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने संविधान के बहुत समय पहले, सोचिए कि 1946 में इस बात की शुरुआत होती है, 47, 48, 49 में आकर के 26 नवंबर को बन जाता है, 2023 ये चल रहा है, यानी कि तकरीबन 73 साल पहले जितनी बातों का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया वो सारे प्रावधान तो सही हैं। और एक चीज जरा आप यहां पर समझिए कि आखिर इन सभी को, जो ये हैं आपके बच्चे हैं या स्त्रियां हैं, इन सभी के लिए विशेष सुविधा करने की क्या आवश्यकता थी?
यहां पर थोड़ी सी आप नाराजगी जता सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग समाज के कमजोर वर्ग किसको मानते हैं? तो समाज के कमजोर वर्ग जो हैं वो किसको माना जाता है? यहां पर महिलाओं को माना जाता है। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों को माना जाता है, और तीसरा होता है बुजुर्गों को माना जाता है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख करके आप ये बताइए कि क्या ये वास्तव में समाज के कमजोर वर्ग हैं? किसी भी महिला से आप जीत कर दिखाइए, जो भी छात्राएं होंगी वो नाराज नहीं होंगी, सच्चाई है, आपको ही पता होगा। ये तो महिलाएं हैं, इसके अलावा बच्चे हैं। आप बच्चों से कभी जीत जाइए तो बताइए, आप बुजुर्गों से कभी जीत जाइए तो बताइए। तो ये समाज के कमजोर वर्ग तो शायद ही होंगे, लेकिन फिर भी संविधान के अंतर्गत इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कहां पर? अनुच्छेद 15 के तीसरे आर्टिकल में। तो राज्य द्वारा स्त्रियों, बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जा सकता है, और यह प्रावधान इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अभी तक तो पंचायतों में आरक्षण की बात चल रही थी, अब सोचिए कि पार्लियामेंट में भी बात चल रही है। आगे आगे क्या होगा पुरुषों का भगवान ही जाने। अब अनुच्छेद 15 का चौथा क्लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको अच्छे सवाल मिलते हैं। इससे प्रथम संविधान संशोधन, एक सवाल तो यही आपका मिल गया, कब हुआ था पहला संविधान संशोधन? तो 1951 में संविधान में इसको जोड़ा गया, और इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। तो यहां पर क्या होगा? आधार आपको ध्यान में रखना है, 15 के 4 और 16 के 4 में किस बात का अंतर होता है? इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। यह प्रावधान कब दिया गया? तो चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास के मामले में इस बात को जोड़ा गया। दरअसल मद्रास सरकार ने क्या किया था? मद्रास मेडिकल कॉलेज था, और वहां पर जितनी भी सीटें थी वो जातियों के आधार पर सीटों का आवंटन कर दिया गया था, जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद आर्टिकल 15 में एक क्लॉज आपको और मिलता है जिसका नाम है 5वां। इसको कब जोड़ा गया है? तो 93rd अमेंडमेंट के जरिए साल 2005 में इसको अंतः स्थापित किया गया। इसके अनुसार क्या कहा गया? कहा गया कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उच्च शैक्षणिक संस्थानों, अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों को छोड़ करके, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों के लिए आर्टिकल 29 और 30 में विशेष प्रावधान किया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों को छोड़ करके सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजाति में प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। यानी कि आपको आर्टिकल 15 का जो 5वां क्लॉज है इसको 93rd अमेंडमेंट के जरिए 2005 में इसको ऐड किया गया, और यहां पर आपको बताया गया कि राज्य विधानमंडल कानून बना करके उच्च शैक्षणिक संस्थान जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को और अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रवेश में आरक्षण दे सकती है।